हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इन क्वेश्चंस को एज ए मॉक टेस्ट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेसिकली ये टॉप 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जिसका ये पार्ट 9 है। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा गया है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो मानव निर्मित रेशों में से ऐसा कौन सा रेशा है जिसको कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क की कहा जाता है। तो ऑप्शन ए एक्रिलिक, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी रेयॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेयॉन। तो रेयॉन को कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क या आर्ट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। तो जब सीएनजी या एलपीजी को पूर्ण रूप से जलाया जाता है तो कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए CO2 एवं H2O, ऑप्शन बी CO2, SO2 एवं H2O, ऑप्शन सी केवल CO2, ऑप्शन डी CO2, CO एवं H2O। तो सीएनजी और एलपीजी मुख्यतः हाइड्रोकार्बन होते हैं और जब इनका पूर्ण दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मीमान की एसआई इकाई है। तो ऊष्मीमान की एसआई इकाई क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ऊष्मीमान का एसआई मात्रक कौन सा होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पाश्चुरीकरण, ऑप्शन बी जीवाणुनाशन, ऑप्शन सी समांगीकरण या ऑप्शन डी किण्वन। तो शर्करा को जब अल्कोहल के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो यह प्रक्रिया किण्वन के नाम से जानी जाती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किण्वन। क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो विज्ञान में विद्यार्थियों के आकलन हेतु उनके किस परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने में, ऑप्शन बी उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने में, ऑप्शन सी विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने में या ऑप्शन डी दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने के लिए। तो विज्ञान में आकलन के हेतु विद्यार्थियों को यह आवश्यक रूप से जानना चाहिए कि दैनिक जीवन की जो अपरिचित परिस्थितियां हैं उनके साथ उनकी समझ को और विकसित करने पर बल दिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। तो कोशिका भित्ति वाला ऐसा सबसे छोटा सजीव किसको माना जाता है। ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया या ऑप्शन डी जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जीवाणु। तो ऐसा कौन सा जीव होता है जो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव माना जाता है। तो जीवाणु को सबसे छोटा जीव माना जाता है जो कोशिका भित्ति वाला होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं तो इनमें से बताना है कि सबसे धीमे दहन को कौन से दर्शाते हैं। ऑप्शन ए है लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो आप देख सकते हैं ये सारी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, परंतु इनमें से ऐसी कौन सी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो धीमे दहन को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी ए तथा सी लोहे पर जंग लगना और श्वसन, ये रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो कि धीमे दहन को दर्शाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी लोहे पर जंग लगना और श्वसन।
क्वेश्चन नंबर 8, आहारी रेशे। तो आहारी रेशे किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए कोलेजन रेशों से बने होते हैं, ऑप्शन बी प्रोटीन से बनते हैं, ऑप्शन सी रुक्षांश भी कहलाते हैं, या ऑप्शन डी सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो आहारी रेशे होते हैं जो कि फाइबर्स होते हैं, डाइजेस्टिव फाइबर्स होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं या किस चीज़ से बने होते हैं? तो बेसिकली आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहा जाता है। मुख्यतः आहारी रेशे सब्जियों में या फलों में मौजूद होते हैं। ये खुद तो अपाच्य होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, परंतु ये भोजन को पचने में मदद करते हैं। सो इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है। तो विज्ञान शिक्षण की जो परियोजना प्रोजेक्ट पद्धति होती है उसकी मुख्य सीमा लिमिटेशन क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है, या ऑप्शन डी यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो परियोजना पद्धति जिसके जन्मदाता के रूप में किलपैट्रिक को जाना जाता है, तो इस पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि इसमें विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। परियोजना पद्धति बेसिकली प्रोजेक्ट पद्धति जिसमें करके सीखने पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए इसकी एक लिमिटेशन यह देखने को मिलती है कि इसमें विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। तो विज्ञान में जो योगात्मक आकलन देखा जाता है उसमें किस चीज़ पर बल देना चाहिए? ऑप्शन ए अवलोकन कौशलों का आकलन करने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में, ऑप्शन सी मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने में, या ऑप्शन डी महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने में। तो विज्ञान में योगात्मक यानी सबको मिला के किस चीज़ का आकलन करना चाहिए? तो विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। तो आकलन में योगात्मक आकलन में मुख्यतः यह कार्य किया जाता है कि विद्यार्थियों के उन क्षेत्रों को देखा जाता है जिसमें उनको अधिक कठिनाई का अनुभव होता है तथा उन समस्याओं का निदान भी किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। तो विज्ञान शिक्षण में जो रचनावाद उपागम होता है, क्रिएटिविटीज़ जो होती हैं वो किस ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने में, ऑप्शन बी कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराने में, ऑप्शन सी समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने में, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने में। क्रिएटिविटी का अर्थ ही होता है कि विद्यार्थी स्वयं करके कुछ सीखें जिससे उनको स्वयं के अनुभवों के आधार पर अधिगम प्राप्त हो। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, ऑप्शन बी तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, ऑप्शन सी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, ऑप्शन डी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो जब किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है, बेसिकली आवृत्ति तारत्व पर डिपेंड करती है। यदि आवृत्ति घटेगी तो तारत्व भी घटेगा और अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगा। तारत्व मुख्यतः पिच जिसे कहते हैं, तो वहाँ किसी आवाज़ की पतले होने या मोटे होना तारत्व पर ही आधारित होता है। सो यहाँ पे दे रखा है कि यदि आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तो तब क्या देखने को मिलता है? तो यदि आवृत्ति घटेगी तो तारत्व भी घटेगा।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति जो देखने को मिलती है वो किस लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने में। ऑप्शन बी, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने में। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की अंक संबंधी या अंकीय योग्यताओं को संपन्न कराने में। तो विज्ञान शिक्षण में जो परियोजना पद्धति होती है, बेसिकली प्रोजेक्ट करके सीखना पद्धति जो होती है, तो वह विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने के लिए नहीं, जबकि कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को अधिक बढ़ावा देती है। विद्यार्थियों को यह सिखाया जाता है कि वह कैसे अधिक कुशलता के साथ कार्यों को कर सकते हैं और विज्ञान शिक्षण में उपयोगी चीज़ें सीख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन ए, इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशल को संपन्न करना। ऑप्शन सी, या वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। या ऑप्शन डी, या अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। तो विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो ऐसी कौन सी गैस होती है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। या ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस होती है जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे कि मनुष्य का दम घुटने लगता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना। ऑप्शन बी, अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। ऑप्शन सी, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना। तो याद करना किसी भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, ना ही अभ्यासों को हल करना उद्देश्य होता है। सूत्र सीखना उद्देश्य होता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तो विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे खुद सीख सकें, खुद तर्क कर सकें, किसी चीज़ को समझने का प्रयास कर सकें। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी हैं। तो प्रतिजैविक किस चीज़ के उपचार में प्रभावी हैं। ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन सी, डेंगू बुखार। या ऑप्शन डी, हैजा। तो प्रतिजैविक हैजा के उपचार में प्रभावी होते हैं। तो हैजा जो कि एक जीवाणु विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है जिसमें कि छोटी आंत प्रभावित होती है। तो प्रतिजैविक का प्रयोग करके इसको उपचार किया जा सकता है। इसका उपचार किया जा सकता है प्रतिजैविक का प्रयोग करके। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। तो यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक ऊष्मा उत्पादित होती है। तो इसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए, पदार्थ और मोटाई पर। ऑप्शन बी, पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर। ऑप्शन सी, पदार्थ और लंबाई पर। या ऑप्शन डी,
लंबाई और मोटाई पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पदार्थ पर भी, लंबाई पर भी और उसकी मोटाई पर। तो ये तीनों चीज़ों पर उसमें प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। तो विज्ञान में प्रायोगिक कार्य जो करवाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरीके से जांच करने में, ऑप्शन बी सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में या विद्यार्थियों की सहायता करने में, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में या ऑप्शन डी लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में। तो विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चे जो सिद्धांत दे रखे हैं उनकी सत्यता की जांच कर सकें और ये प्रायोगिक कार्य बच्चों को सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में सहायता करते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मांसपेशियां मसल्स के अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए किन मिनरल्स की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आयोडीन एवं फ्लोरीन, ऑप्शन बी लौह एवं आयोडीन, ऑप्शन सी लौह एवं कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम एवं पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लौह एवं कैल्शियम। तो मांसपेशियों के अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए लौह एवं कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पेट किस चीज़ का एक प्रकार है? तो ऑप्शन ए है रेयॉन, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर या ऑप्शन डी एक्रिलिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पॉलिएस्टर। तो पेट बोतलें एक तरीके से, पेट दर्शाता है एक प्रकार की प्लास्टिक को, तो ये पेट बोतलें पॉलिएस्टर का सुपरिचित प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो निम्न में से कौन सा एक पॉइंट है जो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? ऑप्शन ए विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, ऑप्शन बी प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना या ऑप्शन सी विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना या ऑप्शन डी क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कि उनसे प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करवाए जाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण है। पौधाघर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। तो इनमें से कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मीथेन, जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाती हैं, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में होने के कारण ये परावर्तित नहीं हो पाती हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन को उत्तरदायी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी का दूधियापन डैश के कारण दिखाई देता है। तो जो चूने का पानी दूधिया दिखाई देता है वह किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा दिखाई देता है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी चूने के पानी के कारण दूध का थक्का बन जाता है या ऑप्शन सी चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों गंदगी के कारण या ऑप्शन डी अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर अविलयशील होगा तो वो दूधिया नहीं दिखाई देगा, ना ही थक्का जमता है, ना ही उसमें गंदगी के कारण ऐसा होता है
क्या उसमें उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, जो कि उसमें विलयशील होता है। इसलिए जब वह उसमें विलय हो जाता है, इसलिए ही चूने का पानी दूधिया दिखाई देने लगता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। तो राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो कि किस चीज़ में उपस्थित होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी जड़ों की ग्रंथियों में, घटपर्णी पौधे और नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में। तो इस प्रकार के जीवाणु देखने को मिलते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जड़ों की ग्रंथियों में, घटपर्णी पौधों में। तो ये एक प्रकार के पौधे होते हैं जो कि कीटों को खाते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है, इसलिए वह कीटों को खाते हैं। और नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में इस प्रकार के जीवाणु देखने को मिलते हैं, जिनको राइजोबियम कहा जाता है। सो ये 25 क्वेश्चंस थे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।